नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज हम 111 जो है प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और ये मैराथन सीरीज़ है। इसमें मोर देन 60-70 क्वेश्चन मैं रखती हूँ। आगे आगे क्वेश्चन की संख्या बढ़ती रहेगी और ये टॉपिक वाइज चल रहा है। सबसे पहले हम एमपी वर्ग 1 के जितने भी टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। इसी मैराथन में उनकी पूरी थ्योरी जो है कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका थ्योरी भी कवर हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन के द्वारा उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए। सारी चीज़ें मैं इस मैराथन में लेकर के चलने की कोशिश करूँगी। और जैसे ही एमपी वर्ग 1 का जो है इसका पेपर हो जाता है तो फिर हम सारे टॉपिक लेकर के चलेंगे और दूसरे एग्ज़ाम्स जो हैं उन पे फोकस करेंगे। उसके बाद जो है फ़िलहाल अभी एमपी वर्ग 1 को लेकर के चल रहे हैं, उसके टॉपिक पे हम फोकस कर रहे हैं। लगभग वही टॉपिक थोड़ा सा 19-20 इधर उधर आते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स में, तो इतना ज़्यादा अगर कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक बच जाएंगे मैं बाद में कवर कर लूँगी। और आप लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी सीरीज़ भी चलाई है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो हम एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं कि ये पॉइंट जो है यहाँ से आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि एनसीईआरटी जो है इम्पॉर्टेंट होती है। एट द लास्ट आपको एनसीईआरटी ही पढ़ानी है, टीचर बनने जा रहे हैं आप। और उसमें क्या होता है, सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो रहे हैं वो हम दे रहे हैं। आप पेन पेपर पे सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। और पीडीएफ लेना है इसका तो टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स सभी चीज़ों के मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लस वहीं पर डिस्क्रिप्शन में ही ऑल प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, कोर्स वीडियोस एनसीईआरटी की जो हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, प्लस जो डेली प्रैक्टिस हो रही है मैराथन की वो भी सारी वहीं पर लगी हुई हैं, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि आज कल मैं जो है वीडियो किसी भी टाइम अपलोड कर देती हूँ, तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी कंटेंट आपसे छूटे ना। क्योंकि सभी जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ही आजकल मैं दे रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मैंने जो ये मैराथन है इसका 8:30 का टाइम फिक्स कर रखा है, लेकिन अक्सर मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ तो 9 बजे तक, 9 सब कभी 8:30 कभी 9 के बीच में ये पब्लिश हो जाता है। और जो एनसीईआरटी का है वो 2 बजे का टाइम सेट किया है, पर वहाँ पर भी कभी 2 बजे या कभी 3 बजे तक पब्लिश हो जाता है। तो इसी बीच में मतलब एट द मोस्ट ये पब्लिश हो जाता है। जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, क्योंकि फिर क्या होता है कि क्वेश्चंस करने में जो है बाद में आप भूल जाते हैं लाइक करना। और ठीक भी है, पढ़ाई में मस्त होना चाहिए, उस समय कुछ और याद नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप शुरुआत में ही लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद आप पढ़ाई करिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? सार्वजनिक हित में शासन, विधिसम्मत शासन, इच्छुक प्रजा की सरकार या प्रजा की गरिमा से असंगत। ये क्वेश्चन शायद हमने कर लिया था, तो आज ये शायद फिर रिपीट हो रहा है। कोई बात नहीं, देख लीजिए इसको, जल्दी से देख के आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे के एनालिसिस करेंगे अच्छे से। तो अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति कौन कौन सी है? सार्वजनिक हित में शासन है, विधिसम्मत शासन है और इच्छुक प्रजा की सरकार है। ये तीनों हैं। जो प्रजा की गरिमा से असंगत ये नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है नहीं। जल्दी चलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कल दिया था, इसको हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे देखेंगे, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया। थैलिस, हिप्पोडेमस, प्लेटो, उपर्युक्त सभी। तो इन सभी का जो है, ये सभी क्या थे? आदर्शवादी थे और ये आदर्श राज्य की स्थापना जो है करना चाहते थे। लेकिन अरस्तु क्या था? अरस्तु क्या ये थे जो यथार्थवादी थे, ये आदर्शवादी विचारक नहीं थे। तो इन्होंने जो है इन सभी के आदर्श राज्य में जो भी कमियां थी उनकी कटु आलोचना की। जैसे कि प्लेटो के शिष्य थे, फिर भी प्लेटो के जो साम्यवाद की है उसकी कटु आलोचना की है। परिवार और संपत्ति, परिवार में मेनली जो परिवार में साम्यवाद है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आलोचना की है। तो इन सभी की जो है उपर्युक्त सभी, और क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। सभी की जो है समीक्षात्मक इनका अध्ययन किया और इनकी कटु आलोचना की है, जो जितने भी आदर्श राज्य इनके द्वारा दिए गए हैं। तो आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पुरुष स्वभाव से असमान है, उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता, स्त्रियों स्वभाव से पुरुष के अधीनस्थ होती हैं, और दास प्रथा उचित सिद्ध की गई क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियाँ नहीं दिलाती हैं। तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी के उपयुक्त कथन जो हैं ये सब सही हैं अरस्तु के संबंध में, लेकिन जो नीचे वाला है ये सही नहीं है। अरस्तु ने दास को मनुष्यों की श्रेणी में रखा ही नहीं है, उसको उपकरणों की श्रेणी में रखा है। दास परिवार की संपत्ति है, ऐसा इनका मानना है। और उसने जो है परिवार के प्रमुख अंग में निम्न को रखा है, स्वामी है और सेवक है, पति है और पत्नी है, पिता है और संतति यानी संतानें हैं। तो ये सब जो है मेन है। सेवक को रखा है बट जो दास हैं उनको नहीं रखा है, और स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रखा है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही हो रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह दृष्टिकोण की सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं, किसने व्यक्त किया? प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू या हर्मन फाइनर? तो किसने जो है ये व्यक्त किया है? तो ये जो है अरस्तु के द्वारा व्यक्त किया गया है, बताया गया है। इन्होंने जो है शासन के चक्राकार नियम का जो है सिद्धांत दिया है, और इन्होंने बताया है कि शासन जो है चक्राकार चलता है, जैसे कि राजतंत्र और कुलीन तंत्र और जो है लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। तो इन्हीं तीनों में जो सत्ता बदलती रहती है, और कभी राजतंत्र होगा, फिर कुलीन तंत्र, मतलब उसके बाद कोई दूसरा आ जाएगा, उसके बाद लोकतंत्र हो जाए। कुलीन तंत्र क्या होता है? इसमें कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, और ये अगर इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, गुट तंत्र हो जाता है या धनिक तंत्र हो जाता है, यानी कि जब ये अताताई हो जाता है और सिर्फ अपने लिए काम करने लगता है तो गुट तंत्र हो जाता है। समाज के लिए काम करता तब तक ये कुलीन तंत्र होता है। इसी प्रकार राजतंत्र क्या होता है कि जब तक ये मतलब प्रजा के लिए काम करता है तब तक ये राजतंत्र होता है, नहीं तो फिर अताताई तंत्र हो जाता है। इसी तरह लोकतंत्र क्या होता है? जब तक ये समाज के लिए कार्य करता है तो लोकतंत्र होता है, इसका सुधरा हुआ रूप है, और नहीं तो ये भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाता है। भीड़ तंत्र इसका बिगड़ा हुआ रूप है। अरस्तु ने जो है राज्य को कैसे गुणों के और संख्या के आधार पर बांटा है, संख्या के और गुणों के दो आधारों पर बांटा है। संख्या के आधार पे एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुत व्यक्तियों का शासन होता है। और गुणों के आधार पे क्या हो जाएगा? और यही जो है गुणों के आधार पे दो होते हैं, एक जो है उत्कृष्ट शासन और निकृष्ट शासन, दो हो जाएंगे। समझते चलिए। अब ये यहाँ पर रिवीजन आपका होना बहुत ज़रूरी है। उत्कृष्ट और निकृष्ट, उत्कृष्ट में ये तीनों शासन आ जाएंगे। जो एक व्यक्ति का शासन होगा वो राजतंत्र होगा, और ये जब तक उत्कृष्ट रहेगा यानी कि समाज के लिए कार्य करेगा, अच्छे कार्य करेगा तो ठीक है राजतंत्र, नहीं तो अताताई तंत्र हो जाएगा, अताताई तंत्र। फिर क्या है, कुछ का होगा कुलीन तंत्र हो जाएगा, जो ऊपर हमने लिखा है ये कुलीन तंत्र होगा कुछ व्यक्तियों का, लेकिन बिगड़ा हुआ रूप गुट तंत्र हो जाएगा, धनिक तंत्र हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। इसी प्रकार जो बहुत लोगों का शासन होगा ये लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा। और लोकतंत्र में जो है अगर इसका रूप बिगड़ता है तो ये भीड़ तंत्र हो जाएगा, भीड़ तंत्र बन जाएगा। तो ये जो है इन्होंने 158 देशों का जो है अध्ययन किया था। कितना? अरस्तु ने 158 देशों का जो है इन्होंने अध्ययन किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था संविधानों का, सरकारों का। उसके बाद ये सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के निष्कर्ष के रूप में दी थी। और अरस्तु के अनुसार क्या है, पॉलिटी जो है, पॉलिटी को इन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा शासन माना है। इसमें क्या होता है कि जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो इसमें शासन करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पॉलिटी क्या है कि इसमें जो है अरस्तु कहते हैं कि कुलीन अत्यधिक अमीर, अगर सत्ता जो है अत्यधिक अमीर के हाथ जाएगी तो वो निरंकुश हो जाती है, और सत्ता यदि गरीब के हाथ जाएगी तो वो भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि गरीब जो है अपना घर भरने लग जाएगा। और इसलिए क्या कहा इन्होंने कि सत्ता सदैव मध्यम वर्ग के हाथ में होनी चाहिए, और इसी को मध्यम वर्गीय तंत्र बोला है इन्होंने। मध्यम वर्गीय तंत्र, मध्यम
वर्गीय तंत्र, मध्यम वर्गीय तंत्र बोला है, या इसी को पॉलिटी बोला है, यानी कि सत्ता जो है मध्यम वर्गों के हाथ में होनी चाहिए। इसी को संवैधानिक तंत्र बोला है, इसी को स्वर्णिम मध्यमान बोला है। इसी को क्या बोला है? संवैधानिक तंत्र। देखिए इनके कितने नाम हैं, कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। आप पीजीटी लेवल का पेपर देने जा रहे हैं, टीजीटी में भी पूछ सकता है। संवैधानिक तंत्र, इसी को संवैधानिक तंत्र बोला है, और इसी को बोला है, ये सब आप नोट्स अरस्तु का एक अलग से नोट्स बना लीजिए। और इसी को क्या बोला है? स्वर्णिम मध्यमान बोला है। स्वर्णिम मध्यमान। तो पॉलिटी के जो है इतने रूप हैं, मध्यम वर्गीय तंत्र, पॉलिटी, संवैधानिक तंत्र, स्वर्णिम मध्यमान। और इस तरह अरस्तु ने क्या किया है? एक मिश्रित राज्य का समर्थन किया है। तो जो प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य होता है, वो जो है क्या होता है? अरस्तु का आदर्श राज्य होता है। वहाँ से बहुत कुछ अरस्तु ने चुना है, यानी कि बहुत कुछ वहाँ से अनुसरण किया है। तो ये जो है मिश्रित राज्य का समर्थन करते हैं। तो ये सारी बातें अरस्तु के बारे में हो गई। और क्या छूट रहा है अरस्तु के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़? तो सब कुछ बता दिया आई थिंक। और देख लेते हैं अरस्तु का क्रांति पर विचार देख लेते हैं। क्रांति पर विचार, क्रांति का जो अरस्तु की क्रांति है, इनका मतलब है कि कुछ भी परिवर्तन है वो क्रांति है। जरूरी नहीं कि अमूलचूल परिवर्तन हो तभी क्रांति होगी। तो अरस्तु की क्रांति जब कहती कि अगर सरकार भी चेंज हो रही है तो भी क्रांति है, अगर संविधान में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं तो भी क्रांति है। तो इस तरह जो है। और आधुनिक समय में जो क्रांतियां हैं वो इंग्लैंड की खूनी क्रांति से पहली क्रांति मानी जाती है, जो 1649 में इंग्लैंड में हुई थी। चार्ल्स द्वितीय को फांसी लटका दिया गया था। तो मतलब ये जो है पहली खूनी क्रांति मानी जाती है। तो ये सारी क्रांति के बारे में अरस्तु की अवधारणा हो गई, यानी कोई भी चेंजेस होंगे तो वो क्रांति होगी। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे वहाँ पर, तो उसका मतलब यही निकलना चाहिए कि कोई भी चेंजेस होना जो है वो सब क्रांति है अरस्तु के लिए। और देख लेते हैं जो अरस्तु हैं ये विधि के शासन की सर्वोच्चता पर विश्वास करते हैं। तो अरस्तु क्या विधि के शासन की सर्वोच्चता पर विश्वास करते हैं? विधि के शासन की सर्वोच्चता पर ये विश्वास करते हैं। जनसंख्या क्या बताया कि पर्याप्त जनसंख्या, अगर जैसे प्लेटो ने 5040 बताई है, तो इन्होंने बोला है कि एक आदर्श राज्य वह होता है जिसमें जनसंख्या ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, अर्थात पर्याप्त जनसंख्या का समर्थन किया है। तो अरस्तु जो है पर्याप्त, ये देखिए मेन पॉइंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिए एक जगह, अरस्तु लिख करके सारे मेन पॉइंट एक जगह। कीवर्ड्स जो मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया है कि क्या लास्ट टाइम में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले के कुछ दिनों में, तो वो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है सफलता की रणनीति के नाम से। तो आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आपको इन लास्ट दिनों को यूज करना है। तो क्या करना है कि अरस्तु डाल करके और सब कीवर्ड्स लिखने हैं, डायग्राम बना लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए कीवर्ड्स, और बहुत छोटे नोट्स, शॉर्टेस्ट नोट्स बनाएंगे ताकि विदिन 2 मिनट में अंदर जो है अरस्तु आपके रिवाइज हो जाएं। बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो पर्याप्त जनसंख्या की बात की है इन्होंने, पर्याप्त जनसंख्या की बात की है। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं गिचपिच कर रही हूँ, आप इनको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, बहुत फैला कर के नहीं लिखेंगे। बहुत छोटा जो है नोट्स अभी आपके तैयार होने चाहिए। और इन्होंने पर्याप्त जनसंख्या की बात की है। और क्या कहा है इन्होंने? और अरस्तु ने जो है क्रांति के कारण दिए हैं। इन्होंने क्या किया है? क्रांति के कारण दिए हैं। ये कारण है विषमता एवं अन्याय, शासक का उदंड एवं भ्रष्ट होना, शासक का निरंकुश एवं अत्याचारी होना, ये सब आप लिख लीजिए यदि आपके लिए नया है तो। विदेशियों की संख्या बढ़ जाना, निर्वाचन में बेईमानी, ये सब जो है क्रांति के कारण दिए हैं। कि वैसे तो अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन ये जो है एक कॉमन से कारण होते हैं कि अगर किसी राज्य में ये सब चीज़ें हैं तो वहाँ क्रांति आनी ही आनी है। अरस्तु का मानना है कि जो ये राज्य है वो मानव के अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहेगा। ये कुछ खास बातें हैं, सुनते रहिए, नोट करते रहिए जो भी आपके लिए नया है। तो ये अरस्तु के बारे में हमने बात कर ली है। कोई पॉइंट छूटा है तो हम आगे और देखेंगे। अरस्तु जो है
ये क्या कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है। ये जो है राज्य के बारे में इनकी अवधारणा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। और देख लेंगे अरस्तू के बारे में, अरस्तू की मेन पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो यहीं पर देख लेंगे आप। और इन्होंने जो है एक और इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कौन सी है ये देख लेते हैं कि अरस्तू को किस किस चीज़ का जनक माना गया है। इनको जो है विधि के शासन का जनक माना गया है, यहाँ जनक की बात हो रही है, विधि के शासन का जनक माना गया है। दूसरा क्या माना गया है, इनको राजनीति विज्ञान का जनक तो माना गया है, आप सभी को पता है। और संवैधानिक सरकार का इनको जनक माना गया है, संवैधानिक जो सरकार है, संवैधानिक सरकार का इनको जनक माना गया है। और क्या माना गया है, संविधानवाद के जनक माने जाते हैं, संविधानवाद के जनक, ये सभी के जनक माने जाते हैं। इनकी अकादमी क्या है, इनकी अकादमी का नाम जो है लिसियम है, नोट कर लीजिए, लिसियम लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ मैं, सारा तो भर गया, लिशियम, ये इनकी अकादमी का नाम है। और अगर हम और बात करें तो पॉलिटिक्स इनकी बुक है, जिसमें इन्होंने अपने आदर्श राज्य की जो है विवेचना की है, प्लस एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। एथिक्स दूसरी इनकी पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस ये इनकी तीसरी पुस्तक है, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी बात कर रही हूँ। और इन्हें ज्ञान का देवदूत कहा जाता था। प्लेटो ने अरस्तू को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा, इन्हें ज्ञान का देवदूत कहा। ये सब इनके बारे में जो है बातें हैं। अरस्तू कैसे थे, अरस्तू यथार्थवादी थे, नोट कर लीजिए आप लोग, अरस्तू कैसे थे, अरस्तू यथार्थवादी थे। और इनके बारे में क्या है, एक जगह आप सारी बातें समझ लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि अरस्तू ने अरस्तू को जो है राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो प्लेटो ने राजनीति और नीति शास्त्र को एक साथ जो है अध्ययन किया था। अरस्तू ने राजनीति को नीति शास्त्र से पूर्णतया पृथक किया और उसे क्रमबद्ध व वैज्ञानिक बनाया, इसलिए अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछे जाएंगे, सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम ही रहेंगे। तो ध्यान देते रहिए, ये मेरी स्टोरी जो है सुनते रहिए, आपके बहुत काम आने वाली है। और अरस्तू की पद्धतियाँ कौन थे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनकी पद्धति में एक तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा चक्राकार का नियम मिटा लेते हैं, आपने समझ लिया होगा। और देखते हैं हम कि अरस्तू की पद्धतियाँ कौन सी थी। इनकी आगमन पद्धति तुलनात्मक थी, जिन पद्धतियों का इन्होंने तुलनात्मक, प्लेटो ने निगमन पद्धति का यूज किया है और अरस्तू ने आगमन का, तुलनात्मक का एवं ऐतिहासिक पद्धति का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है और प्रयोजन मूलक पद्धति का भी इस्तेमाल किया है इन्होंने। किसके, जो प्रयोजन मूलक, इसी को स्वोद्देश मूलक कहते हैं, इसी को स्वोद्देश मूलक भी कहते हैं, स्वोद्देश मूलक पद्धति। इसी स्वोद्देश या प्रयोजन मूलक पद्धति में जो है आदर्श राज्य को जो विवेचना की है, तो इसी पद्धति का इन्होंने जो है इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्वोद्देश मूलक पद्धति या इसे घुमा के देते प्रयोजन मूलक पद्धति। तो ये इन सब पद्धतियों को ध्यान में रखना है आपको। एक जगह इनके नोट्स एक जगह बनाइए ताकि आप विदिन 2 मिनट अरस्तू को पूरी तरह से कंठस्थ कर लें। जब भी रिवीजन लें 2 मिनट में अरस्तू रिवाइज, और इनके कथन वगैरह हाँ वो आप लिख लीजिए, क्योंकि इनके कथन हैं तो कुछ मेन कथन भी आप इनके सबके लिखते रहिए। हाँ, अरस्तू को एक चीज़ का और जनक कहा जाता है। किस चीज़ का जनक कहा जाता है, इनको जो है ये राजनीति विज्ञान का जनक, ये तो बहुत कॉमन है, चलो मैं लिख देती हूँ, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। जनक की बात हो रही क्योंकि यहाँ पर जनक लिखा हुआ है। और उसके बाद इनको जो जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का भी इनको जनक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके पिता जो है राजवैद्य थे और इनकी पढ़ाई लिखाई इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी कि ये भी जो है एक चिकित्सक बनेंगे, लेकिन फिर इनका जो है
इधर दर्शन की तरफ ध्यान लग गया। तो कुछ और चीज़ें रही, यहाँ बहुत किचविच हो गया है। आप मेरी जो है एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे और अपने नोट्स साफ साफ बना लेंगे। अपने कीवर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में कॉम्पैक्ट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। 95% 99% आपके माइंड में होना चाहिए, 1% वहाँ कीवर्ड के रूप में आप इसको लिख दीजिए। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है? कैल्सिसस, जो कैल्सिसस में इनकी मृत्यु होती है। और स्टैगिरा में इनका जन्म होता है। स्टैगिरा में जो है इनका ये यूनानी नगर राज्य स्टैगिरा नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। देख लीजिए, यहाँ देख लेते हैं, स्टैगिरा नामक यहाँ इनका जन्म होता है। ठीक है, ये बातें हो गई। और ये जो है राज्य, परिवार और गाँवों का समूह है, ऐसा मानते हैं। परिवार में जो है परिवार पुरुष, स्त्री, बच्चों से मिलकर बनता है, उससे ग्राम बनता है, फिर समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है। अरस्तु कहते हैं कि परिवार राज्यों की इकाई है। ये इनके महत्वपूर्ण कथन है, कथन में लिख लीजिए आप लोग। तो परिवार जो है राज्य की इकाई है, ये एक कथन हुआ। दूसरा कथन है राज्य परिवार एवं गाँवों का समूह है, यही ग्राम राज्य का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये इनके फेमस कथन है। आगे कुछ और कथन है। स्त्रियों का स्थान घर की चार दीवारी में है, ये भी इनका फेमस कथन है जो है, क्योंकि अरस्तु ने स्त्रियों के सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबंध लगाया था। दूसरा जो फेमस कथन है, पुरुषों की शोभा आज्ञा देने में है और स्त्रियों की शोभा आज्ञा ग्रहण करने में है। ये सारे कथन एक जगह आप लिखेंगे अरस्तु के जो जहाँ टॉपिक है वहाँ पर। और अरस्तु के अनुसार ये इनका और एक कथन है, परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला है, ये भी फेमस कथन है, तो ये भी लिख लीजिए। अगला कथन और लिखिए कि राज्य का संविधान में होने वाला प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन क्रांति कहलाता है। जो राज्य या संविधान में होने वाला प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन क्रांति कहलाता है। और अरस्तु एक और कथन बोलते हैं, यदि चुनाव के बाद सत्ता बदल जाती है तो भी वह क्रांति की श्रेणी में आता है, ये भी अरस्तु कहते हैं। तो ये कुछ मेन जो है अरस्तु के पॉइंट हो गए। एक और है कि जो है राज्य व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और उसके अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहेगा, ये हो गया। एक दूसरा है कि राज्य जो है व्यक्ति के पूर्व है। तो ये सारे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आई थिंक अरस्तु हमने कवर कर लिया है, जो मेन पॉइंट है इनको एक जगह आप नोट्स बनाइए। तो ये सब अरस्तु के बारे में हो गया। यहाँ पर अब जगह नहीं है इस पेज में, नहीं तो प्लेटो, अरस्तु और मॉन्टेस्क्यू का जो है तुलनात्मक यहाँ पर स्टडी करते और सारी बातें क्लियर हो जाती, फिर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। तो खैर यहाँ पर जगह नहीं है। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। आप यहाँ अरस्तु का जो है नोट्स बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह किसका कथन है, अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए नियत, उनकी मतलब नियति में होता है। कौन कहता है? जे रूसो, जे.एस. मिल, हॉब्स और अरस्तु। तो ये भी जो है ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अरस्तु जो हैं ये मानते हैं कि दासता प्राकृतिक है। कुछ लोग जो है जन्म से ही ऐसी उनकी बुद्धि होती है कि वो मतलब लीड नहीं कर सकते हैं, और कुछ लोग लीड करने के लिए यानी शासन करने के लिए ही पैदा होते हैं। और तो एक ये भी है कि जो है अरस्तु का कि दासता को इन्होंने प्राकृतिक माना है। एक ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है अरस्तु के, उसमें आप नोट्स में डाल लेंगे। तो दासता के इन्होंने प्राकृतिक माना है और ये माना है कि दासता दास और स्वामी दोनों के लिए जो है बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि स्वामी की संगत में दास रह के अच्छे गुण सीखेगा और स्वामी के कार्य अगर दास कर लेगा तो स्वामी को ज़्यादा टाइम मिलेगा उपयोगी कार्य करने में। ये बात हो गई अरस्तु की। जे.एस. मिल हैं, ये क्या है? ये प्रबल स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी अपने विचार दिए हैं। स्वपरक और अन्य परक कार्यों की इन्होंने बात की है। अन्य परक, स्वपरक, अन्य परक इन्होंने कार्यों की जो है बात की है। हॉब्स निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। जे रूसो जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक हैं और लोकप्रिय संप्रभुता के जनक माने जाते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा इन्होंने दी है। और प्लस ये सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल की बात करते हैं। सामान्य इच्छा का सिद्धांत
देते हैं। हॉब्स और रूसो संविदावादी हैं और जेस मिल जो है उपयोगितावादी हैं। और जो अरस्तु हैं ये आदर्श यथार्थवादी हैं। चलिए आगे देखते हैं। चीज़ों को अब रिवाइज करते रहिए जितना ज़्यादा, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है, मेहनत कर ली है, अब जितना ज़्यादा आप रिवीजन लेंगे उतना अच्छा होगा। तो घबराइए मत कि मैं सारे पॉइंट देख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, नहीं, वो सारे पॉइंट देखना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब यहाँ आप सब चीज़ों पे अपना फोकस बढ़ाएंगे, अटेंशन देंगे, तो क्वेश्चन पेपर में भी दे पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी आपको जो है पूरे जुनून के साथ पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी मन में कोई निगेटिव विचार नहीं लाने हैं, सब पॉजिटिव विचार रखने हैं। तो अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? वर्गतंत्र, पॉलिटी, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र। तो हमने अरस्तु को इतना वहाँ पर रिवाइज कर लिया कि अब आगे क्वेश्चन देखिए आपसे होते जाएंगे, तो वो भी अच्छा है। एक बार थ्योरी हल्की सी बता दी तो एटलीस्ट आप आंसर हमसे पहले निकालने में सक्षम होंगे। और वैसे भी आप लोग के पास काफ़ी नॉलेज है, तो आप आंसर तो वैसे भी निकाल लेते होंगे, सिर्फ यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। तो ये यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है वो बताइए। तो जो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पॉलिटी। इसकी व्याख्या हमने पहले कर ली थी कि पॉलिटी क्या है और ये क्यों सही है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। इसकी हमने व्याख्या कर ली है पहले ही। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम प्रकार जो है पॉलिटी है। आगे देखेंगे, राज्य परिवारों तथा गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन प्राप्ति करना है। तो यह कथन किससे संबंधित है? प्लेटो, अरस्तु, टॉमस एक्विनास, बोधा। तो इसके बारे में भी हमने अभी भी बात की थी। अरस्तु के अनुसार जो है राज्य परिवारों तथा गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो ये जो है अरस्तु से संबंधित कथन है। और अगर हम बोधा के अनुसार देखें तो बोधा कहते हैं कि जो बोंदा है वो कहते हैं, जीन बोधा, तो राज्य अनेक परिवारों और उनकी सामान्य संपत्ति की विधि संगत सरकार है जिस पर सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन होता है। तो ये बोधा के द्वारा दिया गया है। और प्लेटो और जो ये है ये क्या है? ये अरस्तु के द्वारा दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नीचे का सर्कल हटा देते, नहीं तो आप कहेंगे दो आंसर कैसे हो गए। तो यहाँ अरस्तु का है। जो लास्ट में हमने बताया बोधा के द्वारा क्या कहा गया है कि राज्य अनेक परिवार और उनकी सामान्य संपत्ति की विधि संगत सरकार है जिस पर सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन होता है। तो ये बोधा के द्वारा कहा गया। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था? यहाँ पर बात हो रही है कि यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था। तो ऑप्शन है आपके पास सामाजिक, नैतिक, वैधानिक, राजनीतिक। तो यूनानी जितने भी विचारक थे उनके द्वारा न्याय के नैतिक पहलू पर जो है बल दिया गया था। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही होगा। प्लेटो, अरस्तु तथा अन्य यूनानी विचारक मूल रूप से राज्य को नैतिक समुदाय मानते थे। उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों का नैतिक उत्थान करना है। ये अरस्तु ने भी कहा है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य जो है अपने नागरिकों का नैतिक उत्थान करना है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि नैतिक सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार था तो सामाजिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उत्तम जीवन या राज्य संप्रभुता। तो प्राचीन यूनानी राजनीतिक जो दर्शन था उसका जो है मुख्य विचार क्या था? तो उसका मुख्य विचार था उत्तम जीवन। उत्तम जीवन हमने अभी अरस्तु के उसमें अभी आपको हमने पहले थ्योरी बताते हुए बताया था कि राज्य उत्तम जीवन के लिए आया है, व्यक्तियों के उत्तम जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और इसीलिए जो है आगे बना रहेगा। तो जो यूनानी विचारक थे, राजनीतिक दर्शन के जो मुख्य विचारक थे, तो वो इसी जो है सिद्धांत पे काम करते थे। प्लेटो के अनुसार अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन का महानतम उद्देश्य है। और रिपब्लिक में प्लेटो के चिंतन का केंद्रीय बिंदु श्रेय या शुभ की अवधारणा है। तो शुभ की प्राप्ति की अवधारणा तभी संभव है जब समाज में न्याय की स्थापना हो और यह न्याय एक आदर्श राज्य व्यवस्था में ही संभव है। अपने आदर्श राज्य के विचार प्रस्तुत करते हुए इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा एवं साम्यवाद पर जो है विशेष बल दिया था।
तो ये विचार हो गए किसके? प्लेटो के। श्रेय या शुभ की अवधारणा की बात इन्होंने की है, केंद्रीय बिंदु था इनके चिंतन का, है ना। और यही बात जो है अरस्तु भी तो कहते हैं कि राज्य अच्छे जीवन के लिए, व्यक्तियों के अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और इसीलिए जो है आगे भी अस्तित्व में बना रहेगा। तो प्लेटो और अरस्तु दोनों जो है यानी कि अच्छे उत्तम जीवन की बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम लगता है, लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमा कर आए आप करने में सक्षम होंगे। और यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा ध्येय है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। उनको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन उनको न घुमा पाएँ, वो क्वेश्चन को घुमा दें, इतनी उनमें क्षमता मैं डेवलप कर दूँ। तो आगे देखेंगे, नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है? किसने किया है? प्लेटो, अरस्तु, पोलिबियस या सिसरो? किसने किया है? तो ये जो है अरस्तु ने किया है। फिर से एक बार देखते हैं, नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है? तो नागरिकों की बात हो रही है और तो ये जो है अरस्तु के द्वारा ऐसा कहा गया है। अरस्तु ने नागरिक को शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है। और इसमें जो है दूसरी बात क्या है कि अरस्तु जो है नागरिक की श्रेणी में उन्हीं व्यक्तियों को रखता है जो किसी न किसी प्रकार से शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। और अरस्तु ने क्या किया है कि महिला, दास एवं संपत्तिहीन यानी कि जो गरीब हैं, बच्चों तथा विदेशियों को नागरिक की श्रेणी में नहीं रखा है। तो ये बातें सारी अरस्तु के जो है नागरिकता संबंधी जो तथ्य हैं उनसे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा और ये स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? प्लेटो एवं अरस्तु, हाउस लॉक रूसो, जेरमी बेंथम एवं जे.एस. मिल, कांट एंड हेगल? तो कांट एंड हेगल। तो यहाँ पर बात हो रही दार्शनिक उपागम का संस्थापक किसे समझा जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यूनान की जो दार्शनिक में सुकरात, प्लेटो और उसके बाद जो अरस्तु के नाम उल्लेखनीय हैं, ये सभी जो है दार्शनिक हैं। और ये जो है यूनान के अमर गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान था, यानी कि सुकरात, फिर प्लेटो, उनके शिष्य प्लेटो और उनके शिष्य जो है कौन हुए? अरस्तु हुए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दार्शनिक उपागम के संस्थापक की बात हो रही है। तो ये प्लेटो, अरस्तु, यहाँ पर सुकरात होता तो भी सही होता। तो यहाँ पर प्लेटो, अरस्तु जो ऑप्शन मिला है उसी में आप टिक करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। हॉब्स, लॉक, रूसो संविदावादी थे। संविदावादी जो है ये विचारक थे। जेरमी बेंथम एवं जे.एस. मिल की बात करें तो उपयोगितावादी विचारक थे। उपयोगितावादी विचारक थे। कांट और अगर हम हेगल की बात करें तो ये जो है आदर्शवादी थे। आदर्शवादी थे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। श्रेष्ठ परिषद यानी कि जो नोक्टर्नल काउंसिल का उल्लेख प्लेटो किस में किया है? प्लेटो ने जो है किस में किया है? प्लेटो ने किस में किया है? दी रिपब्लिक, दी स्टेटमेंट, दी लॉज, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने किया है दी लॉज में। जो श्रेष्ठ परिषद या नोक्टुरल काउंसिल का उल्लेख इन्होंने किस में किया है? इन्होंने दी लॉज में किया है। दी लॉज में इनके तब इन्होंने लिखी थी जब इनके विचारों में परिवर्तन हो गया था कि जिस आदर्श राज्य की ये संकल्पना लेकर बैठे हैं उसको धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। तो जीवन के अंतिम क्षणों में इनके विचारों में परिवर्तन आता है प्लेटो महोदय के, और ये जो है एक मिश्रित राज्य या उप आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं, जिसका अनुकरण अरस्तु ने बहुत ही अच्छी तरीके से यानी कि विधिवत किया है, तो अपने आदर्श राज्य को जो है अवधारणा देने में। तो ये सारी बातें इससे हो गई हैं।
यहाँ जो है रिपब्लिक भी बहुत फेमस पुस्तक है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इसी से मिलती है प्लेटो को। और द लॉज की बात करें तो ये भी जो है उनके लास्ट के विचार थे इसमें दिए गए हैं, तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि लॉज रिपब्लिक काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, लॉज को छोड़ दो, अगर लॉज को छोड़ दो तो रिपब्लिक सबसे बड़ा ग्रंथ है, लेकिन फिर भी ये लॉज से छोटा है, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट है। रिपब्लिक जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, लॉज जो है फर्स्ट लार्जेस्ट बुक है इनकी, यानी कि लार्जेस्ट बुक है। और लेकिन महत्व के उसमें अगर महत्व के संदर्भ में बात की जाए तो रिपब्लिक का महत्व सबसे ज़्यादा है और लार्ज का उससे कम है। तो ये बात हो गई, ये जो है मतलब लार्ज है और इसका महत्व जो है बड़ा है। आगे देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालनिस भाग गया कि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। कौन भागा था? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या यूक्लिड? कौन भाग के गया था? तो ये जो है संबंधित है अरस्तु से। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अरस्तु इसलिए एथेंस से कालिस भाग गया था कि एथेंसवासी जो है दूसरा अपराध न कर दें दर्शन शास्त्र के विरुद्ध, क्योंकि जो है सिकंदर की जब मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद मकदोनिया विरोधी दल को एथेंस की सत्ता प्राप्त हुई। तो अपने गुरु सुकरात वाले स्थिति से बचने के लिए वो कैल्सिस भाग गया था, क्योंकि अरस्तु के ऊपर भी धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप लगाया गया था। तो इनको लगा कि जैसे सुकरात को मार दिया गया विस्पान करा करके, तो कहीं ऐसे हमको भी ना, अभी ये सरकार जो है सत्ता में आ गई है तो हमको भी ना ये ऐसे कुछ हमारे साथ ना करे, तो ये भाग गए थे अपनी जान बचा करके। उस समय जो ये थे दार्शनिक थे, अपनी जान पर खेल करके राज्य के विरुद्ध जो है अपने विचार देते थे, राज्य की अच्छाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए। और इनके साथ अक्सर ऐसा होता था कि इनको मार दिया जाता था। जो राज सत्ता होती थी इनके साथ दुर्व्यवहार करती थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? नहीं को सर्कल कीजिए पहले। विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं, विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं, विचार सार्वभौमिक होते हैं। कूट से आपको जो है सही आंसर को चूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो है, इसमें जो है सभी सही है। सी, विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं, ये गलत है। विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं, ठीक है। विचार तत्व होते हैं, ये भी सही है। विचार सार्वभौमिक होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ गलत है। तो सी किस में है? डी में है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि सी जो है गलत है, बाकी सब सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस एक के अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण जो राज्य तथा उसके सदस्यों के सर्वोत्तम कल्याण को परिलक्षित करता है? तो वार्कर, मैक्सी या डानिंग या सेबाइन? तो ये बात जो है सेबाइन के द्वारा कही गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण हैं, दोनों ही सद्गुण हैं जो राज्य तथा उसके सदस्यों के सर्वोत्तम कल्याण को परिलक्षित करता है, सेबाइन ने कहा है। आगे देखेंगे हम, निम्न में से कौन विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? लियो स्ट्रास, कार्ल पॉपर, हन्ना आरेंट या विलियम जेम्स? तो कौन मानता है? यहाँ पर भी जो है ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि कार्ल पॉपर जो है ये प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानते हैं। तो कार्ल पॉपर ने इनकी जो है ये सब बातें, यानी कि आलोचना एक प्रकार से कह सकते हैं प्लेटो की, किसमें की है? द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ओपन सोसाइटी यानी कि खुली सोसाइटी, मुक्त समाज और उसका शत्रु जो है, इस नाम से इन्होंने पुस्तक दी और इसी में इन्होंने मुक्त समाज का शत्रु प्लेटो को बताया है। और प्लेटो को क्या कहा है कि स्वप्नदर्शी कहा है और सर्वाधिकारवादी कहा है, और आगे आरोप लगाया है कि उसके तत्व मीमांसा सिद्धांत
सर्वथा भ्रामक है और उसके राजनीतिक परिणाम अत्यंत विनाशकारी हैं। तो जो राजनीतिक परिणाम है वो अत्यंत विनाशकारी हैं। ये सारे जो है आरोप इन्होंने लगाए हैं, यानी कि आलोचनाएं की हैं। तो यहाँ पर जो है बी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तू के शिक्षण संस्थान का नाम है? अरस्तू के शिक्षण संस्थान की बात हुई, हमने अभी अभी ऊपर किए थे। द नर्सरी, द लीशियम, द अकादमी, द मॉन्टेसरी। तो द लीशियम बात की थी हमने, तो ये अरस्तू की अकादमी का जो है नाम है। और जो प्लेटो की अकादमी थी तो उनकी थी ये वाली द अकादमी। उनकी अकादमी का नाम द अकादमी ही था, ये प्लेटो की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? होमर ने कहा, प्लेटो ने कहा, अरस्तू ने कहा या एक्विनास ने कहा है? तो ये जो है अरस्तू के द्वारा कहा गया है कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। जो व्यक्तिगत संपत्ति के न होने से व्यक्ति में अनेक गुणों का विकास नहीं हो सकेगा। कोई भी व्यक्ति तभी कार्य करता है जब उसमें व्यक्तिगत लाभ की आशा हो, अन्यथा उसमें जो है परिश्रम करने का जोश नहीं होगा। तन्मयता, ये सब चीज़ें, परिश्रम के प्रति तन्मयता, जोश, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इन सब गुणों और ये इन सब जैसे जोश, तन्मयता, इन सब गुणों का विकास भी नहीं हो सकेगा। परिश्रम का जो गुण होता है वो भी विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको जो है क्या है, किसी बात लाभ होने का उसे उम्मीद ही नहीं होगी। तो यहाँ अरस्तू ने कहा है। आगे देखेंगे हम। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति पर आधारित न होकर क्या करना चाहिए पर आधारित है। वास्तविकता तथा मूल्य के बीच व्यवस्थित व्यवस्था को स्वीकार किया। उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचार पर आधारित किया है। तो प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक क्यों कहा गया है, ये पूछ, यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो है उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति पर आधारित ना होकर के इस पर आधारित है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर आधारित है। तो यहाँ से एक फैक्ट आपको और चुराना है कि राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन में से एक आंसर आपका बनके तैयार हो रहा है। कई लोगों को पता होगा लेकिन कई लोगों को नहीं पता है, तो देख लीजिए। थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हर जगह से आपको सीखने का, क्वेश्चन से भी आप सीखेंगे। तो ये बात हो गई। और जो है राजनीति के आदर्शवादी सिद्धांत में जड़ अथवा भौतिक पदार्थ की जगह मानवीय चेतना, विवेक तथा आदर्श को मूल स्वीकार किया गया है। और आदर्शवादी विचारक राज्य को नैतिक समुदाय मानते हैं। और इस समुदाय का जो है, ये जो राज्य है यानी कि जो नैतिक समुदाय है, इसका मेन उद्देश्य होता क्या है कि मानव जीवन को शुभ अर्थात नैतिक रूप में उत्कृष्ट बनाना। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की संकल्पना है, इसमें जो है इसी लक्ष्य यानी कि इसी न्याय को प्राप्त करने के लिए सभी को अपना कार्य करने की सलाह देते हैं, यानी कि सभी को अपना कार्य करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो शुभ श्रेय, ये सब जो है शुभ श्रेय, ये जो है किसके? प्लेटो के चिंतन का केंद्र बिंदु है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये कीवर्ड्स आते हैं तो प्लेटो से रिलेटेड हैं। चलिए हम आगे देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन वारकर का है, अरस्तू का है, सेबाइन का है या सिनक्लेशर का है? तो क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन जो है अरस्तू महोदय का है। अरस्तू इन्होंने जो है क्रांति के कुछ कारण दिए थे। असमानता, राजा का उदंड होना, विदेशियों का ज़्यादा राज्य में ज़्यादा संख्या हो जाना और भ्रष्ट राजा होना, ये सब चीज़ें जो है इन्होंने दी थी। असमानता, गरीबी, ये सारी चीज़ें क्रांति के कारण इन्होंने दिए थे। तो उससे संबंधित ये सेंटेंस यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अरस्तू ने क्रांति के कारणों की विवेचना 3 रूपों में की है: सामान्य विशेषता तथा विशेष प्रकार की शासन अव्यवस्थाओं से संबंधित कारण तथा सामान्य कारण। तो सामान्य, विशेष तथा विशेष प्रकार के शासन अव्यवस्थाओं से संबंधित कारण। सामान्य कारण के तहत कौन कौन से ये बताते हैं कि क्रांति की सर्वप्रथम कारण शक्ति की असमानता का अंत कर समानता की प्राप्ति के लिए लालसा है। तो जो
ये असमानता है सत्य की या किसी प्रकार की जो असमानता है उसको समाप्त करके समानता की प्राप्ति के लिए जो उम्मीद है, जो इच्छा है, यही क्रांति का कारण हो सकती है। तो इन्होंने क्रांति के भी 3 कारण दिए हैं। तो ये जो उपर्युक्त कथन है असमानता में क्रांति का कारण है, तो ये अरस्तु के द्वारा दिया गया है। आगे देखेंगे पॉलिटी यानी कि जो संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। तो ये कह रहे हैं कि जो संवैधानिक जनतंत्र है यानी कि जो पॉलिटी है यानी कि जो स्वर्णिम मध्यमान है यानी कि जो मध्यवर्गीय तंत्र के द्वारा किया जाने वाला शासन है, तो ये ज़्यादा स्थायी है और यहाँ पर जो है क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन दिया है, यानी किसने दिया है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, सिसरो ने, पॉलीबियस ने। तो अभी भी तो हमने चर्चा कर ली और फिर रिपीट कर लिया। तो ये बात किसने कहा है? अरस्तु ने जो है कहा है। हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में बात की थी। तो ये कथन जो है अरस्तु के द्वारा दिया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होता है। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? जोड का है। ये किसका है? जोड महोदय का है, सेबाइन का है, अरस्तु का है या सिनक्लेयर का है? तो किसका है? ये जो है सेबाइन कहते हैं कि जो प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत है स्थिर या निष्क्रिय और आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। इतनी सारी बुराइयां इन्होंने निकाल दी सेबाइन महोदय ने। तो ये है। एक बात और है, यदि प्लेटो जो है, ये मैक्सी का एक कथन है कि बहुत ही फेमस कथन है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। तो ये कथन इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो जो आधुनिक साम्यवादी हैं, आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, अधिक साम्यवादी होते। ये कथन है, फेमस है। और किसके द्वारा ये दिया गया है? मैक्सी के द्वारा। मैक्सी के द्वारा ये दिया गया। कैसे रिलेट करेंगे? यहाँ पर अधिकता की बात हो रही है और मैक्स का मतलब भी अधिक होता है। तो यदि प्लेटो आज जीवित होते तो साम्यवादियों से अधिक क्या होते? साम्यवादी होते। तो जैसे यहाँ पर अधिक आए और ऑप्शन में मैक्सी हो तो मैक्सी को भी अधिक से रिलेट करेंगे, अधिक को भी अधिक से, और दोनों को रिलेट कर देंगे। इस तरह से सेंटेंस को आपको लिंक करना है। मैं इसी तरह से करती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? रूसो का है, बार्कर का है, कैटलिन का है, फास्टर का है? तो ये रूसो महोदय ने कहा था। इनके ग्रंथ जो है रिपब्लिक को पढ़ करके ऐसा इन्होंने कहा था कि ये मतलब सर्वोच्च ग्रंथ है, शिक्षा पर लिखा गया सर्वोच्च ग्रंथ है। और रूसो ने रिपब्लिक की महत्ता का वर्णन करते हुए ये बात कही थी कि ये जो है सर्वोच्च ग्रंथ है। आगे देखेंगे हम। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लेटो के अनुसार न्याय है क्या है? वस्तु एवं सेवा का वितरण, भार और असुविधा, दंड और प्रतिशोध, एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो है प्लेटो के उसकी बात हो रही, विचारों की बात हो रही है। यहाँ पर जो प्लेटो के अनुसार न्याय है उसकी बात हो रही है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। प्लेटो के अनुसार ऑप्शन डी, वस्तु एवं सेवा का वितरण जो है रेशियो के अकॉर्डिंग, ये तो अरस्तु के अनुसार हो जाएगा, छोड़िए उसको, वो बाद में देखेंगे। ये एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य जो है ये है प्लेटो के द्वारा। प्लेटो के अनुसार न्याय यही है। प्लेटो ने जो है न्याय स्थापना करने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या किया है। उसमें जो है न्याय के 2 पहलू दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? जो व्यक्तिक स्तर पर एक न्याय दिया है और एक सामाजिक स्तर पर दिया है। तो व्यक्तिक स्तर पर जो न्याय है
जो व्यक्तिगत स्तर पर एक न्याय की बात की गई, दूसरा किया गया है सामाजिक स्तर पर। तो व्यक्तिगत स्तर पर इन्होंने बताया है कि आत्मा के 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस, वासना, और जो है इन सब में सामंजस्य ही न्याय है। व्यक्तिगत स्तर पर इन्होंने बात की है। और सामाजिक स्तर पर कहा है कि समाज के तीनों वर्गों यानी कि शासक और सैनिक और उत्पादक, इनके द्वारा जो है तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है। तो ये बात इन्होंने कही है कि जो 3 व्यक्तिगत स्तर पर 3 गुण हैं, विवेक, साहस, वासना, इनमें सामंजस्य बना करके कार्य करना ही न्याय है। और सामाजिक स्तर पे वही बात कर लें तो जो समाज के तीनों वर्ग हैं ये आपस में सामंजस्य बना करके जो है ये समाज के तीनों वर्ग अपना अपना कर्तव्य का निष्पादन करें और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। ये सामाजिक स्तर पर बात की है इन्होंने न्याय की। तो देख लीजिए, न्याय प्लेटो के अनुसार न्याय की बात 2 स्तर पर की गई, व्यक्तिगत स्तर एवं सामाजिक स्तर। ठीक है, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर जो है आधारित था, किस पर आधारित था? कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय, प्लेटो के द रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन को स्वीकार करना, बहुसंख्यक का शासन सुनिश्चित करना। अरस्तु की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कौन शासन करता है और कौन शासन से लाभान्वित होता है। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम तुलनात्मक राजनीति जो है शुरू की थी और अपने समय में इन्होंने 158 नगर राज्यों के शासन व्यवस्था का अध्ययन किया था। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि कौन शासन करता है और कौन शासन से लाभान्वित होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है। तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के रूप में कौन सा जो है सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं आपको और कोड भी दिया गया है, तो दोनों का जो है आपको प्रयोग करना है। ऑप्शन ए, तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, राजनीति के एक आनुभाविक विज्ञान का विकास करना या आदर्श प्रकार पर पहुंचना, अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना। ऑप्शन है ए, सी, ए, बी, बी, डी, सी, डी। यहाँ पर जो है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, क्योंकि ये पहला कथन और ये दूसरा कथन 2 सही हैं। और आदर्श प्रकार पर पहुंचना नहीं, आदर्श उनका जो है नहीं था, वो यथार्थवादी थे, आदर्शवादी नहीं थे वो, तो ये भी उनका नहीं था। अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना ऐसा भी कुछ नहीं था। पहला यानी कि ए एंड बी सही है, तो ए एंड बी किस में है, बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। और इनको अभी भी हमने बात की कि इन्होंने जो है 158 देशों की सरकारों का अध्ययन किया था और उसके आधार पर जो है ये इन्होंने राजनीति के आनुभविक विज्ञान का विकास करने की कोशिश की थी। तो तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान से यही जो है बातें सही हैं। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, जो राज्य व्यवस्था है पॉलिटी, लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय है किसको दिया जाता है। इस कथन का श्रेय ये अरस्तु को दिया जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन अभी हमने देखा था, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। इनमें से कौन से प्रकार का शासन अरस्तु के हिसाब से सर्वोत्तम है। लोकतंत्र, हुकूमत, अल्पतंत्र, अभिजात वर्ग, राजतंत्र, कौन सा है इसमें सबसे जो है सर्वोत्तम। जो गिवन ऑप्शन है उसी में से चूज करना है। गिवन आंसर में जो हुकूमत है ये राइट होगा, क्योंकि जो है इस अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम शासन प्रणाली वह है जिसमें कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण हो, यानी कि जिसमें मतदान का अधिकार तो सर्वव्यापक हो, यानी कि जैसे कि आज है सभी को मतदान देने का अधिकार हो, लेकिन शासन का अधिकार जो है बुद्धिमान नागरिकों के तक ही सीमित हो। उसमें ऐसा नहीं कि जो बुद्धिमान नहीं है वो भी जाकर के शासन चला रहे हैं, वो तो फिर डुबो देंगे, अरस्तु के अनुसार वो राज्य को डुबो देंगे। तो जो बुद्धिमान नागरिक हैं उन्हीं तक सीमित हो और इन्हें गिने सर्वोत्तम व्यक्ति हैं शासन का संचालन के लिए
यही सही है, यही चुने जाते हैं। तो दोनों का मिक्स जो है हुकूमत यहाँ पर आएगा, ऑप्शन बी। चलिए हम आगे देखते हैं। क्योंकि इनका अरस्तू का मानना ही है कि ज़्यादा धनी लोगों के हाथ में जाएगा तो वो क्या निरंकुश होगा, गरीब जो है भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो मध्यम वर्गीय हैं, इनके मध्यम वर्गीय में भी जो पढ़े लिखे हैं, इनके हाथ में शासन रहना चाहिए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। किसको? मजिस्ट्रेट को, गुलाम को, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी और राजनैतिक विचारक। किसे जो है ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? तो यहाँ पर जो है दो ऑप्शन मिल रहे हैं, क्योंकि वो जो ज्यूरी के सदस्य हैं उनको भी नागरिकता हेतु पात्र मानता है, और जो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी हैं उनको भी मतलब नागरिक के लिए अप्रूव करता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये मिसप्रिंट है, तो इसको छोड़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन है और कोई कूट भी नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? किसने कहा? प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, मैकियावली ने कहा है, या बोधा ने कहा है, कहा है। तो ये कहने वाले कौन हैं? ये कहने वाले जो है अरस्तु हैं कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। यहाँ पर अरस्तु के बारे में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। मैकियावली के बारे में देख लेते हैं। द प्रिंस इनकी जो है पुस्तक है, प्रिंस इनकी पुस्तक है, और इसी में इन्होंने अपनी जो है राजा को शासन कैसे चलाना है, शासन कला के बारे में बताया है। और इनकी जो है चाणक्य से इनकी जो है इनको कंपेयर किया जाता है, यानी कि इनकी तुलना जो है चाणक्य से की जाती है। और इन्होंने बोला है कि साधन चाहे जैसे भी हों, साध्य की प्राप्ति होनी चाहिए, साधन अपने आप मतलब जो है क्या पवित्र हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने मैकियावली ने बोला है। और व्याघ्र लोमड़ी नीति का इन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया है, व्याघ्र लोमड़ी नीति के बारे में बताया है, जिसमें बोला है कि राजा को व्याघ्र की तरह बहादुर, लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। और ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं। और आगे जो है प्लेटो के बारे में बात कर लें, तो प्लेटो जो है राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप मानते हैं। प्लेटो जो है इनकी अकादमी का नाम अकादमी है, द अकादमी इनकी जो है अकादमी का नाम है। प्लेटो कौन आदर्शवादी जो है विचारक हैं। इन्होंने जो है समाज को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक सैनिक वर्ग को अभिभावक या फिर संरक्षक बोला है। और इसी में जो है इन्होंने साम्यवाद की स्थापना की है। साम्यवाद किस किस में आएगा? साम्यवाद संपत्ति में स्थापित किया गया है और परिवार में स्थापित किया गया है, यानी कि पत्नियों का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद इन्होंने किया है। देखते हैं, ये मैकियावली का यहाँ से हटाते हैं और इनके जो है प्लेटो के बारे में एक साथ थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। आगे ये कहते हैं कि मानव के अंदर 3 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विवेक, साहस और वासना, ये 3 गुण होते हैं। विवेक से जो है, जिसमें विवेक का गुण होता है वो शासक बनता है, साहस वाला सैनिक, और जो वासना वाला उत्पादक बनता है। और इन सब में जो सामंजस्य बिठा करके कार्य करता है वही व्यक्तिगत न्याय है, यानी कि वही व्यक्तिक न्याय है। फिर ये कहते हैं कि जो ये 3 गुणों से 3 वर्ग पैदा होते हैं, यानी कि शासक सैनिक और उत्पादक, ये जो हैं तीनों अपना अपना कार्य अच्छे प्रकार से करें और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें, यानी कि
हस्तक्षेप की नीति अपनाएं, एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करें, तो ये क्या है? सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय। प्लेटो के अनुसार न्याय दो प्रकार के हैं। न्याय को उन्होंने दो जगह विभक्त किया है, व्यक्तिक न्याय, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी कि समाज के तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें और एक दूसरे के कार्य में बाधा ना बने, ये सामाजिक न्याय है। और व्यक्तिक न्याय है कि जो व्यक्ति में तीन गुण होते, विवेक, साहस, वासना, वो अलग बात है कि किसी में साहस का प्राधान्य होगा, किसी में विवेक का प्राधान्य होगा, किसी में वासना का प्राधान्य होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन सभी गुण सब में पाए जाएंगे और इनका सामंजस्य करके जो कार्य करेगा वही व्यक्तिक न्याय है। ठीक है, तो ये सारी बातें प्लेटो से हैं। इनकी पद्धतियों की बात कर लेते हैं। तो पद्धति में ये जो है निगमन पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है। निगमन पद्धति का इन्होंने जो है प्रयोग किया है। किसने? प्लेटो महोदय ने। और संवाद शैली को, जो रिपब्लिक लिखी है इन्होंने, रिपब्लिक में संवाद शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। संवाद शैली का इन्होंने प्रयोग किया है रिपब्लिक में। और द्वंद्वात्मक पद्धति जो है में भी लिखा गया है। संवाद शैली, द्वंद्वात्मक पद्धति, इन सब पद्धतियों का इन्होंने प्रयोग किया है। इसको थोड़ा सा हटा करके हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, कुछ और फैक्ट एक जगह हम देख लेते हैं। किसके बारे में? प्लेटो के बारे में। तो ये सारी बातें हो गई, इनको आप जो है नोट डाउन कर लेंगे। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पीछे करके आप इसको देख सकते हैं। हम प्लेटो के बारे में और भी कुछ देखेंगे। प्लेटो ने लगभग 35 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें 28 प्रमाणिक हैं। ठीक है, और वृद्धावस्था में इन्होंने स्टेटमेंट एंड लॉज लिखी है। स्टेटमेंट एंड लॉज वृद्धावस्था में लिखी, यानी कि अपने अंतिम दिनों में लिखी है। और जो ये थे सिराक्यूज के शासक डायनोसिस का निमंत्रण मिला था इनको कि आप आइए और आदर्श राज्य की स्थापना कीजिए। तो जो सिसिली के सिराक्यूज के शासक थे, सिसिली की राजधानी सिराक्यूज थी, तो सिराक्यूज के शासक ने इनको, प्लेटो को निमंत्रण दिया था कि आइए आप हमारे यहाँ आदर्श राज्य की स्थापना कीजिए, लेकिन ये असफल हुए। उसमें ये क्या हुए? असफल हुए। क्वेश्चन आ सकता है। गणित और दर्शन का ज्ञान होना इनके जो है अकादमिक प्रवेश के लेने के लिए गणित और दर्शन का ज्ञान जरूरी था। गणित में जो है अंक गणित थी, बीज गणित नहीं थी। ये भी ध्यान देने वाली बात है। जो है रिपब्लिक इनकी जो पुस्तक है उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य जो है आदर्श राज्य की स्थापना करना था। और उसका शीर्षक संबंधित किससे है? न्याय से। रिपब्लिक की बात करें, वो न्याय से संबंधित है। उसका जो उपशीर्षक है वही है कंसर्निंग जस्टिस, उसका उपशीर्षक है। आगे बात करें, जो प्लेटो थे ये व्यायाम को शरीर का भोजन और संगीत को आत्मा का भोजन मानते थे। और इनको जो है प्लेटो नाम जो है इनके गुरु सुकरात ने दिया था, क्योंकि इनका कंधा जो है इनके चौड़े थे, तो ये प्लेटो नाम इनको दिया था। किसने? इनके गुरु सुकरात ने दिया था। प्लेटो जो है स्त्री और पुरुष दोनों को समानता देने के पक्षधर थे। इनके जो आदर्श राज्य है इसकी आलोचना भी बहुत होती है, क्योंकि इसमें विलक्षण प्रकृति के जो है सिद्धांत रखे गए हैं। अरस्तु कहते हैं, जो इनके खुद के शिष्य थे, वो कहते हैं प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा है कि निकट का रिश्तेदार हो जाए, है ना। और अरस्तु का और एक और कथन है, जिस प्रकार थोड़ी स्वादिष्ट मदिरा में जल की कुछ अधिक मात्रा मिला देने से मदिरा अपना स्वाद खो बैठती है, उसी प्रकार पिता पुत्र से सिंचित यह रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है। ये जो है अरस्तु ने प्लेटो की आलोचना करते हुए कहा है। नेपार्ट ने कहा है कि प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा है। नेपार्ट ने। कार्ल पॉपर कहते हैं कि कार्ल पॉपर ने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा है। तो ये सारी आलोचनाएं हैं, इनको आप लिख लीजिए, ज़रूरी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, यानी कि कथन है। मैक्सी क्या कहते हैं कि यदि आज प्लेटो जिंदा होता तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होता। ये बातें इनके बारे में कही गई हैं।
अगर प्लेटो और कार्ल मार्क्स के साम्यवाद में अंतर करने बैठे तो प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है, जबकि जो मार्क्स का साम्यवाद था वो आर्थिक था। उनकी आर्थिक उच्च जो है संदर्भ में आधारित था, इनका जो है राजनीतिक आधारित है। कार्ल पॉपर ने आलोचना करते हुए कहा है कि स्वयं प्लेटो एक दार्शनिक है और उसकी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श जो है दार्शनिक राजा बनाए जाने का दावा किया है। तो ये बातें की गई हैं। कार्ल पॉपर ने कहा है कि विशेषाधिकारों पर आधारित न्याय है। प्लेटो का न्याय क्या है? विशेषाधिकारों पर आधारित है, ऐसा कार्ल पॉपर ने बोला है। वार्कर कहते हैं प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं था, वास्तव में क्या था कि लोगों को कर्तव्यों में सीमित रखने की भावना मात्र है। ये सारे कथन जो हैं इनके बारे में कहे गए हैं। और प्लेटो कहता है एक मतलब अच्छे राजा, योग्य राजा के लिए एक ये कहता है कि सभी कामों के लिए यानी कि छोटे छोटे कार्यों के लिए योग्य लोगों की तलाश करते हैं। जैसे जूता चप्पल सिलने के लिए मोची बीमार होने पर योग्य चिकित्सक की तलाश करते हैं, तो एक बीमारू राज्य के लिए साधारण शासक कैसे काम चला सकते हैं, यानी कि साधारण शासक से कैसे काम चला सकते हैं एक बीमारू राज्य के लिए। तो इसलिए जो है प्लेटो कहते हैं कि परम ज्ञानी शासक और दार्शनिक राजा बनाना चाहते थे। और इसी बात पर ये आगे कहते हैं कि जब तक जो है दार्शनिक राजा नहीं बन जाते और राजाओं और राजकुमारों में जो है दर्शन की भावना नहीं आ जाती है, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं होगा। तो ये सभी जो है फेमस कथन हैं किसके? प्लेटो के बारे में। और जो आलोचनाएं की गई हैं वो सभी हैं, अरस्तु से लेकर वार्कर और ये मैक्सी, सभी कार्ल पॉपर, सभी ने आलोचना किया है। और चलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखेंगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सही हैं? प्लेटो, मैकियावली, थॉमस एक्विनास या थॉमस हॉब्स। कौन कौन से विकल्प सही हैं? ए, बी, ए, सी, बी, डी या ए, डी। कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? तो जो आगमन विधि को अंगीकार किसने किसने किया था? मैकियावली ने किया था और थॉमस हॉब्स ने किया था, यानी कि बी एवं डी, बी डी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन प्लेटो का है? मैं राज्य हूँ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। प्लेटो का आपको बताना है कि प्लेटो ने इसमें से क्या कहा है। तो प्लेटो कहते हैं राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये अरस्तु कहते हैं, अरस्तु महोदय कहते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हेगल महोदय कहते हैं, हेगल कहते हैं। मैं राज्य हूँ, तो मैं राज्य हूँ, ये लुई 14वां का कथन है, 14वां का कथन है, बहुत ही फेमस है, मैं ही राज्य हूँ। चलिए तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो गया है। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन है अरस्तु का, प्लेटो का, गेटल का या जेस मिल का। तो संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, ये कथन है अरस्तु महोदय का। संविधान के लिए अरस्तु द्वारा प्रयुक्त शब्द जो पॉलिटिया थी, पॉलिटिया, जिसकी अंग्रेजी रूपांतर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जो पॉलिटिया शब्द है इसका अंग्रेजी शब्द क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अरस्तु पॉलिटिया जो है शब्द की व्याख्या बहुत व्यापक अर्थों में करते हैं। तो इसमें जो है निर्धारित किया जाता है कि राज्य को कैसा कार्य करना चाहिए, नागरिकों के लिए कैसे अधिकार होने चाहिए, एवं राज्य के विशेष एवं सर्वोच्च पद किसे मिले, यह सब जो है संविधान द्वारा निश्चित होना चाहिए, यानी कि संविधान के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, ये कथन जो है किसका है? अरस्तु का है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये सारी चीज़ें संविधान के अंदर उल्लेखित होनी चाहिए। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इमाइल के लेखक कौन है? हॉब्स हैं, लॉक हैं, प्लेटो हैं या रूसो हैं।
तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो इमाइल है, इमाइल के लेखक ये रूसो महोदय हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इमाइल के लेखक रूसो हैं और रूसो ने यह पुस्तक शिक्षा पर लिखी थी। इसमें क्या है, प्रगतिवादी जो उपागम का उदय हुआ, मनुष्य की निर्वासित प्रकृति का उदय ही शिक्षा का उद्देश्य है। ये सारी बातें जो हैं इसमें की गई हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर रूसो जो है सही हो जाएगा, इमाइल के लेखक रूसो हैं। अगला जो है क्या है कि यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है? किसने कहा है? रूसो ने, दांते ने, मार्क्स ने या लास्की ने? किसने कहा है कि कला एवं विज्ञान के विकास ने लोगों को भ्रष्ट कर दिया है? तो ये रूसो के द्वारा कहा गया है। ये प्राकृतिक समानता के समर्थक हैं, फ्रांसीसी विचारक रूसो हैं, ये फ्रांसीसी विचारक हैं। और प्रकृति की ओर लौटो इनका नारा है। क्या है इनका नारा? प्रकृति की ओर लौटो, ये इनका नारा है। फ्रांसीसी विचारक हैं और प्राकृतिक समानता के समर्थक हैं। रूसो को कहना था कि कला और विज्ञान ने जो कला और विज्ञान का विकास हुआ है इसने मानव को भ्रष्ट बना दिया है। हमें प्रकृति की गोद में लौट जाना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आत्मनिर्भर, स्वतंत्र एवं सुखी था। तो ये सारी बातें रूसो से संबंधित हैं। मार्क्स हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। लास्की लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। दास कैपिटल, जो मार्क्स की पुस्तक की बात करें तो दास कैपिटल जो मार्क्स की पुस्तक है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इनकी फेमस पुस्तक है, मार्क्स महोदय की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी इनकी जो है फेमस पुस्तक है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? किसके अनुसार? रूसो, हॉब्स, लॉक या बेंथम? तो यहाँ भी ऑप्शन ए सही होगा। रूसो ने इन्होंने जो एक लेख लिखा था, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, 1755 में ये आया था। प्राकृतिक अवस्था के मानव का वर्णन इसमें किया है इन्होंने, और प्राकृतिक अवस्था के नागरिक समाज के उदय से पहले की स्थिति इसमें बताई गई है। और इस अवस्था में मनुष्य एक भद्र वन्य प्राणी था, ऐसा इन्होंने बताया है। और ये बताते हैं कि वो न अच्छा, न बुरा, न झगड़ा, न सामूहिक जीवन, ये सब बातें उसमें नहीं थी। न भाषा थी, न कला, न विज्ञान, न मनुष्य सुखी था न दुखी था। मतलब वो न सुख था न ही दुखी था। यानी कि दिशा निर्देशित न होकर मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित था। तो ये सारी बातें जो है इन्होंने इसमें बताई हैं। और जो है क्या है, रूसो के द्वारा ये जो ऊपर का कथन है ये रूसो से संबंधित है, क्योंकि वो मतलब दिशा निर्देशित नहीं था, मूल प्रवृत्तियाँ थीं उससे निर्देशित था। यानी कि वो तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। यहाँ पर यही मतलब इसका निकल रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला। इसमें जो है लॉक उदारवादी हैं, हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थन ये करते हैं, और बेंथम उपयोगितावादी हैं। लॉक जो है उदारवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें थोड़ा थोड़ा रिवीजन आप लेते रहिए सभी पॉइंट का, तो आपकी चीज़ों का जो फिक्सेशन अच्छे से होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? अरस्तु, मिल, गांधी, रूसो? किसने कहा है? तो मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये जो है रूसो का कथन है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। रूसो के बारे में हमने वीडियो बनाया है, उसमें ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझाई हैं। तो रूसो के अनुसार क्या है कि जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे पालन के लिए बाध्य किया जाएगा, अर्थात स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस सिद्धांत में स्वतंत्रता का विरोधाभास दिखाई देता है, जिसके कारण रूसो को फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहा जाता है। तो फांसीवाद का दार्शनिक पिता इनको रूसो कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि ये कहते हैं कि स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और रूसो के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता क्या है? यानी कि सामान्य इच्छा से संचालित होना ही स्वतंत्रता है। तो ये जो मान लिया कि एक व्यक्ति शराब पी रहा है, और तो वो शराब क्या है कि शराब की आदत में वो बंधा हुआ है,
लेकिन अगर वो समान इच्छा यानी कि सबके हित की इच्छा, जिसमें एक तात्विक इच्छा है जो आदर्श समाज की स्थापना करता है, इन सब से अगर वो संचालित है तो वो शराब नहीं पिएगा। और तो क्या हो जाएगा कि वो शराब से स्वतंत्र हो रहा है, शराब पीने से स्वतंत्रता उसको मिल रही है, तो यानी कि उसको उस आदत से स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये इनका जो है मकसद है। इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हमने अपने वीडियो में किया है, यहाँ पे इन शॉर्ट बताया है, तो हो सकता है आपको समझना आए। तो ये है रूसो का कॉन्सेप्ट कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, और इसीलिए जो है इनको जो है फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहा जाता है। ये एक फैक्ट है रूसो के बारे में। रूसो को फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अपने माइंड में रखिए, जो ज़्यादा आपको बिल्कुल नया लगे उसे लिख लीजिए। ठीक है, फुल फोकस के साथ बैठना है आपको। चाय पानी लेते रहिए, बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए 2-4-5 मिनट का, और जब भी बैठिए एफिशिएंसी के साथ, फुल फोकस के साथ जो है जो फैक्ट हैं उनको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी है। हॉब्स, मैकियावेली, माओ, रूसो। तो जो आर्ट ऑफ वॉर की अगर हम बात करें तो किसने ये लिखी है। आर्ट ऑफ वॉर जो है ये जो मैकियावेली हैं इनके द्वारा लिखी गई है। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की हम बात करें तो द प्रिंस, पहले इनको हम सर्कल कर लेते हैं मैकियावेली को। तो अगर दूसरी रचनाओं की बात करें तो द प्रिंस है इनकी दूसरी रचना। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, पूरा नाम डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवियास है, लेकिन इसको शॉर्ट में बोलते हैं डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। तो देखेंगे डिस्कोर्सेस एंड लिवी, ये जो इनकी अगली पुस्तक है। और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये इनकी अगली पुस्तक है। हिंदी में आप इसको लिख लें, ये तो हिंदी में हमने लिख दी है, ये हिंदी में लिख लीजिए। तो ये सारी इनकी अलग जो अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, लेकिन द प्रिंस इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर इन्होंने लिखी है, मैकियावेली ने लिखी है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो रहा है। माओ की अगर बात करें तो माओ के द्वारा चीन में 1949 में चीनी क्रांति लाई गई इनके नेतृत्व में, और ये सांस्कृतिक क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है इनसे संबंधित है। किससे? माओ से संबंधित है। रूसो की हमने अभी सारी चर्चाएं कर ली हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक सबसे फेमस पुस्तक है, जिसमें इन्होंने संविदा संबंधी अपने विचार दिए हैं। जनरल विल यानी कि सामान्य इच्छा, संविदा, सामान्य इच्छा, ये सब बातें इसमें की हैं। हॉब्स की बात करें तो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। लिवायथन इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, रिवाइज करते रहिए और ब्रेक ले करके सारी चीज़ों को समझते रहिए। आगे देखेंगे, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति के हानि को नहीं। यह किसने कहा? मैकियावेली, हॉब्स, लेनिन, माओ से तुंग। किसने कहा है? तो ये कहने वाले भी जो हैं मैकियावेली ही हैं। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता किंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। ये मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। मैकियावेली को आधुनिक युग का उद्धारक विचारक कहा जाता है। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध रचना जो द प्रिंस है उसमें शासन कला का विचार देते हुए राजा को शासन संचालन में भय व प्रेम दोनों गुणों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा बताया है। तो जो इनकी पुस्तक द प्रिंस है मैकियावेली की, ऑप्शन यहाँ पर प्रिंस कर लेते हैं, तो शासन कला की जो इसमें शासन कला की बात कही गई है। किसमें? द प्रिंस में। द प्रिंस जो इनकी पुस्तक है, द प्रिंस इनकी पुस्तक है, इसमें शासन कला की बात कही गई है। और ये जो सेंटेंस है ये मैकियावेली से संबंधित है। और इस पुस्तक में जो शासन कला के बारे में बताते हुए मैकियावेली ने बताया है कि राजा को भय और प्रेम दोनों को अपना शासन चलाने में सुचारू रूप से भय और प्रेम दोनों का है प्रयोग करना चाहिए।
तो ये सारी बातें मैकियावेली के बारे में हो गई। लेनिन की बात कर लेते हैं। स्टेट एंड रिवोल्यूशन इनकी पुस्तक का नाम है। स्टेट एंड रिवोल्यूशन इनकी पुस्तक का नाम है। माओ सेतुंग सांस्कृतिक क्रांति से संबंधित हैं। 1949 में चीनी क्रांति इनके नेतृत्व में लाई गई थी। ये चीन के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष थे। हॉब्स की बात करें, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। लेवायथन इनकी पुस्तक का नाम है। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसने निबंध लिखा है? कौन सा निबंध लिखा है कि पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या है, क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है? एडमंड बर्क, अलेक्सी डी टॉकविले, इमानुएल कांट या जीन जैक्स रूसो? यहाँ पर भी जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो। जो रूसो के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रकृति में सर्वत्र जो है असमानता व्याप्त है और इस असमानता को नष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु मनुष्य कानूनी दृष्टिकोण से समान बनाए जा सकते हैं। और रूसो ने इस संदर्भ में डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी ये पुस्तक लिखी थी। डिस्कोर्स कौन सी लिखी थी? डिस्कोर्स ऑन द origin of inequality ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी में ये इन्होंने बोला था कि मनुष्य यानी कि जो है असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है, ये सारी बातें इन्होंने इसमें कहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है असमानता प्राकृतिक है। जो रूसो के अनुसार असमानता प्राकृतिक है। तो ये यहाँ पर आप एक फैक्ट के रूप में देख सकते हैं कि असमानता प्राकृतिक है। कौन मानता है? रूसो मानते हैं। रूसो के अनुसार असमानता प्राकृतिक है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये मिक्स क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं आपके सामने। तो जो है मिक्स क्वेश्चन अब हम देखेंगे और आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले लीजिए, चाय पानी, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के फिर शुरू कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए क्योंकि आपको सब कुछ ग्रैब करना है, सिर्फ देखना ही नहीं है वीडियो, सब कुछ यहाँ से पकड़ना है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? रॉल्स के द्वारा दिया गया निर्वैयक्तिकता सर्वोत्तम परिणाम, नॉजिक मात्र प्रारंभिक अर्जन, हायक सामाजिक पुनर्वितरण या बेंथम समान अवसर एवं समान संसाधन? कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो है ऑप्शन ए है। यहाँ पर ये सही सुमेलित है क्योंकि जो निर्वैयक्तिकता का अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई स्वयं का व्यक्तित्व नहीं होता है। रॉल्स के अनुसार मनुष्य अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे और ऐसे व्यक्ति जो कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होंगे, परंतु वह हीनतम स्थिति में भी रहकर अधिकतम लाभ व्यवस्था चाहेंगे। इसका हम बताएंगे आपको समझा करके थोड़ा सा कि कोई व्यक्ति है उसको सोसाइटी का निर्माण करना है, लेकिन उस सोसाइटी को निर्माण करने के लिए उसको ये खुद भी नहीं पता है कि वो उस सोसाइटी में किस वर्ग किस तबके में जाएगा। तो जब उसको खुद भी नहीं पता है कि वो किस वर्ग किस तबके में जाएगा तो वो क्या करेगा, जो निम्न से निम्न वर्ग है उसके लिए भी वो मतलब अच्छे रूल्स बनाएगा, ऐसे रूल्स बनाएगा कि सभी वर्गों के लिए लाभ पहुँचाएँ, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता कि रूल बना करके जब वो उस सोसाइटी में जाएगा तो किस वर्ग में जाएगा और किस तबके में जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि वो किसी भी वर्ग में जा सकता है। तो वो जो सबसे गिरा हुआ तबका होगा, जो गरीब वर्ग होगा, उसके लिए भी वो कुछ ऐसे रूल बनाएगा कि वो वर्ग जो है लाभान्वित हो सके। यानी कि इसको कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि पर्दे के पीछे रह करके किसी समाज के नियम बनाना, यानी कि बिल्कुल तटस्थ होकर के नियम बनाना, ये बात इसमें कही जा सकती है। तो निर्वैयक्तिकता सर्वोत्तम परिणाम, यानी कि पर्दे के पीछे रह करके कोई व्यक्ति जब वो कानून बनाएगा तो वो सर्वोत्तम होंगे, यानी कि सबसे अच्छे कानून होंगे और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएंगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है।
एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये सुनिए आप, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो मैं फिर बता दूँगी। आगे देखेंगे हम, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ऑप्शन ए सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैर कानूनी रूप से निरुद्ध व्यक्ति के मोचन के लिए न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। तो अगर हम जो है कानूनी रूप से निरुद्ध व्यक्ति के मोचन यानी छुटाने के लिए, जो व्यक्ति जो है गैर कानूनी रूप से पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसको छुटाने के लिए न्यायालय क्या करती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करती है। यानी कि जो बंदी किया गया है व्यक्ति, उसको जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में लेकर के हमारे सामने उपस्थित करो, तब वो देखता है कि ठीक है, जो व्यवस्था यानी कि गिरफ्तारी है वो वैध है या अवैध है, ये चीज़ें वो देखता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। टोटल कितनी रिट जारी कर सकता है? टोटल 5 रिट जो है जारी कर सकता है। कौन कौन सी हैं? जिसमें कि है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और चौथी क्या है? परमादेश। परमादेश 5वीं, सॉरी 4 तो इसमें दी गई हैं। परमादेश को बोलते हैं मैंडमस बोलते हैं। अधिकार परीक्षा को जो है को वारंटो बोलते हैं, क्यों वारंटो, इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पर, क्यों वारंटो बोलते हैं। और परमादेश को मैंडमस हो गया। और प्रतिषेध को क्या बोलते हैं? प्रोविजन बोलते हैं। उत्प्रेषण को सर्टियोरारी बोलते हैं, सर्टियोरारी बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलेंगे हेबियस कार्पस। ये सब इंग्लिश वर्ड हैं और ये सारे जो इधर दिए गए हैं ये हिंदी वर्ड हैं। इन सब की इंग्लिश वर्ड हैं। 5 प्रकार की रिट जारी हो सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी की जा सकती हैं। और जो जिसमें व्यक्ति के छुटाने की मतलब बात होती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं की बात हो रही है। जे बेंथम विधिक अधिकार, जे लॉक नैसर्गिक अधिकार, आई कांड नैतिक अधिकार, हेगल सांस्कृतिक अधिकार। कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो जो हेगल है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हेगल जो है राज्य को ईश्वर का अवतार मानता है और इनके अनुसार राज्य जो है एक महानता प्राणी है, एकात्मा तथा अतिव्यक्ति सत्ता मानता है। यानी कि इसमें जो है व्यक्ति या उसके अंतःकरण या उसके दावे तथा अधिकार, उनका हर्ष, उनका दुख, सुख सब केवल पराधीन तत्व हैं। इसमें उनका कोई महत्व नहीं होता। इस प्रकार हेगल कोई सांस्कृतिक अधिकारों की बात नहीं करता है। जबकि जो बेंथम है ये कानूनी विधिक अधिकार से संबंधित हैं। जे लॉक जो है नैसर्गिक या इसको प्राकृतिक अधिकार कह सकते हैं, उससे संबंधित हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की बात की गई है। और जो कांट हैं वो नैतिक अधिकारों की बात करते हैं। तो ये सभी जो है सही हैं। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या भारत का महान्यायवादी। तो जो ऑप्शन डी है भारत का महान्यायवादी ये सही है। जो अनुच्छेद 88 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बैठकों में उपस्थित हो सकता है और यह मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी बैठकों में उपस्थित होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन? महान्यायवादी की बात हो रही है कि राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये क्या होता है? सदन में मत देने का अधिकार इसको नहीं होता है, सिर्फ ये बैठक में सम्मिलित हो सकता है। तो जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो 5वां क्वेश्चन है इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसमें कूट का भी प्रयोग किया गया है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय महिला अधिकारिता समिति का सर्वप्रथम गठन 14वीं लोकसभा बनने के पश्चात हुआ, या
मार्गरेट आल्वा 14वीं लोकसभा के गठन के पश्चात संसदीय महिला अधिकारिता समिति की अध्यक्ष नियुक्त की गईं। तीसरा है संसदीय महिला अधिकारिता समिति लोकसभा के 20 सदस्यों तथा राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनती है। उपर्युक्त में कौन सा कूट जो है सही है? केवल 1, केवल 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा जो है सही है? तो ऑप्शन सी जो है सही, यानी कि केवल तीसरा यहाँ पर सेंटेंस सही है, क्योंकि जो संसदीय महिला अधिकारिता का गठन 11वीं लोकसभा के दौरान 1997 में किया गया और यह लोकसभा के 20 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन जो है तीसरा है, ये सही है। आगे देखेंगे हम कि अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राक्कलन समिति की अधिकारिता को नहीं बताता है? यह प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियाँ सुझाती है जो है कुछ गलतियां हैं इसमें पीडीएफ में। तो यह प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियां सुझाती है। और दूसरा है यह परीक्षा कराती है कि प्राक्कलन में विवक्षित यानी कि दिया हुआ नीति की सीमाओं के अंदर धन अच्छी तरह लगाया गया है या नहीं। और अगला है कि यह सुझाव देती है कि संसद में प्राक्कलन किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। यह मांग करने में सरकारी अतिव्ययता को रोकने में सहायक है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट पर सदन में विचार विमर्श किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन बी जो है इसकी अधिकारिता को नहीं बताता है, यानी कि ये सही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो प्राक्कलन समिति का कार्य है मितव्ययिता लाना है, इसीलिए इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। नीति को सीमाओं के अंदर धन अच्छी तरह लगाया गया है या नहीं, जो नीति की सीमाएं हैं उसमें धन ठीक से लगाया गया या नहीं, इसकी परीक्षा का कार्य प्राक्कलन समिति का नहीं ना होकर के लोक लेखा समिति का है। तो इसलिए ये गलत है। ये प्राक्कलन समिति का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये लोक लेखा समिति का जो है अधिकार क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री उसे लिखित रूप में ऐसी घोषणा करने की सिफारिश नहीं करते। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1975 में आपातकाल लगा था तो क्या हुआ था कि उसमें एक फ़ोन पर जो है वो आपातकाल लगा दिया गया था। उसके बाद से संविधान संशोधन हुआ और ये बताया गया कि जब तक लिखित रूप में नहीं दिया जाएगा तब तक जो है राष्ट्रपति ऐसी आपातकाल नहीं लगा सकता है। तो यह कथन सही है। दूसरा है यदि लोकसभा किसी भी समय संकल्प पारित करके उद्घोषणा या उससे प्रवृत्ति रखने का अनुमोदन करती है तो भारत का राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा जो है वापस ले लेगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। जो वापस लेना होगा तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से अगर जो है पारित हो गया तो आपातकाल की घोषणा वापस जो है कर ली जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 कितनी होनी चाहिए? जो है 30, 35 या 40 या 45। तो आप सभी को पता होता है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष की उम्र जो है होनी चाहिए। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारत के संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषयों में परिवर्तन लाना हो तो ऐसे संशोधन की विधायी उपबंध के राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे जाने से पूर्व संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो आधे राज्यों से कम नहीं होंगे द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? तो कौन कौन से विषय हैं कि जिनमें जो है एक मतलब विशेष बहुमत और प्लस राज्यों आधे कम से कम जो है आधे राज्य हों, आधे राज्यों से कम ना हो,
उनका समर्थन जरूरी है। तो राज्य का संसद में प्रतिनिधित्व, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व या 7वीं अनुसूची की सूचियों में कोई एक, या भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीत, या ये 3 सेंटेंस हैं आपको जो है नीचे दिए गए कोर्ट के द्वारा जो है इन सबको सही आंसर यहाँ पर आपको चूज करना है। तो कौन कौन से हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा 1 2 3। तो कौन कौन से वो संबंध हैं जिनके बारे में बात की जा रही है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी सही हो रहा है, क्योंकि ये तीनों ही जो ऊपर दिए गए हैं तीनों ही कथन जो हैं सही हैं। और इनके संशोधन में विधायी उपबंध जो है राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजे जाने से पूर्व संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो कि आधे से जो है कम ना हो, इनका अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। और ऐसे ही संशोधन के लिए अगर अमेरिका में बात करें कि अमेरिका में जो है ऐसे संशोधन के लिए 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। कितने राज्यों का? अमेरिका में ऐसे संशोधन के लिए कितना? 3/4, 3/4 जो है राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। तो इसलिए वहाँ का संविधान संशोधन जो है क्या हो जाता है? और ज़्यादा कठिन हो जाता है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा, या संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस सही है? 1 2 1 2 या ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें जो है पहला सेंटेंस सही है कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाता तो जो विधेयक लंबित है, पारित नहीं हो पाया है, वो व्यपगत हो जाएगा। और दूसरा नहीं सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन लोक समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है लोक समिति के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। ये जो वित्तीय समितियां हैं जैसे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ये सभी 1 वर्ष के लिए निर्वाचित की जाती हैं। इसमें मंत्रीगण जो है क्या करते हैं कि इन समितियों में सदस्य जो है नहीं बनते हैं। और इसके जो अध्यक्ष होता है, इनके अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध उपबंध सुस्पष्ट उल्लिखित नहीं है? अंतर्राज्य परिषद, अखिल भारतीय सेवाएं, भारत की आकस्मिकता निधि या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो कौन सा है? इसमें जो है ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यानी कि एनडीसी का गठन अगस्त 1952 ईस्वी में किया था। और योजना आयोग के समान ही यह मतलब संवैधानिक निकाय नहीं है, ना ही कानूनी निकाय है। योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है और इसे नीति आयोग के रूप में जो है कर दिया गया है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि संविधान में जो है इससे संबंधित सुस्पष्ट कोई चीज़ उल्लेखित नहीं की गई, क्योंकि ये इसका गठन जो है बाद में होता है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोट है यहाँ पर, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संशोधन का आरंभ केवल लोकसभा में ही विधेयक पुनः स्थापित करके किया जा सकता है। दूसरा है, भारत के संविधान के संशोधन के लिए विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन की उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर जो है कोड भी आपको दिए हैं, केवल 1, केवल 2, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो है पहला कथन आपका क्या है कि ये गलत है, क्योंकि जो संविधान संशोधन के लिए जो मतलब कोई भी विधेयक संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित न करके किसी भी सदन में यानी कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन में किया जा सकता है। तो ये गलत हो गया।
और दूसरा कथन है आपका बिल्कुल सही, तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सभी देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर आपको जो है अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए तथ्य या विधि के किसी प्रश्न पर सलाहकारी राय देने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए तथ्य या विधि के किसी प्रश्न पर सलाहकारी राय देने का अधिकार प्राप्त है, तो यस ये बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद के मताधीन है। दूसरा है, तीसरा है भारत के अंदर अन्य सभी न्यायालयों पर इसकी अधिकारिता बाध्यकारी है, यानी कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको जो है उच्चतम न्यायालय के बारे में यहाँ उसके अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस को सही या गलत जो है बताना है। तो उसमें जो है पहला और तीसरा सेंटेंस सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के सभी न्यायालयों पर जो है बाध्यकारी है, इसका वर्णन 141 में किया गया है। और अगर इसकी वेतन की बात करें तो संसद के मताधीन नहीं है ये दूसरी अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट है, मतलब यानी कि दूसरी अनुसूची में दिया गया है। और इसी प्रकार गंभीर तथा पेचीदा कानूनी जो मामले होते हैं तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य करता है, अगर राष्ट्रपति उनसे पूछता है तो। हाँ, लेकिन इसमें ना तो सर्वोच्च न्यायालय बाध्यकारी है कि वो उसको परामर्श दे, ना ही राष्ट्रपति बाध्यकारी है कि वो उसकी दी हुई परामर्श को माने, यानी कि ये परामर्श है, सिर्फ सलाह है, कोई बाध्यकारी नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? भौतिक शक्तियाँ, सांप्रदायिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो मार्क्स का सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण के लिए भौतिक शक्तियों को आधार बनाया है किसने? मार्क्स ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद के किसी सदन के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय यानी कि निश्चित निर्णय करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसकी राय लेनी होती है? उच्चतम न्यायालय की, निर्वाचन आयोग की, भारत का महान्यायवादी या भारत का सॉलिसिटर जनरल। तो अगर बात करें कि राष्ट्रपति को जो सदस्यों की निहरताओं पर अगर कोई वो लेना है, डिसीजन लेना है, तो उसे जो है किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? तो ये हो जाएगा भारत का जो है निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य करना होगा, यानी कि डिसीजन लेना होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कोड भी दिया गया है तो छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता है। अगला है भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट हो सकता है जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियत करें। अगला है संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है, यानी कि कानून जो है बना सकती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, केवल दूसरा या केवल तीसरा। तो भारत का उच्चतम न्यायालय केवल दिल्ली में अवधिष्ठ हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो जो भारत का न्यायमूर्ति है राष्ट्रपति के अनुमोदन से ये कार्य जो है कहीं भी जहाँ पर वो उपयुक्त समझता है तो कर सकता है। तो ये जो है यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये भी सही है कि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है। तो ये भी सही है। इनकी जो है संख्या में बढ़ोतरी कई बार की जा चुकी है, संसद के द्वारा ही विधि बनाकर की गई है। उच्चतम न्यायालय की जो जज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कई बार हुई है। तो ये सारी संसद को शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है दूसरा और तीसरा सेंटेंस सही है, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलिए अब हम देखेंगे। तो आज के हमारे क्वेश्चन हमने सारे कवर किए और उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। पेन पेपर लेकर के आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करते रहेंगे और शॉर्टेस्ट नोट्स बनाना अब आप जो है अच्छे से शुरू कर दीजिए। जो भी पढ़ेंगे विदाउट मतलब कॉम्पैक्ट नोट्स के अब नहीं पढ़ेंगे, यानी कि कॉम्पैक्ट नोट्स आपके अब हर एक रिवीजन में तैयार होते रहने चाहिए पूरी थ्योरी के, ताकि लास्ट टाइम में आप अच्छे से उनको रिवाइज कर पाएँ, एक बार नहीं कई बार, और बिल्कुल सटीक आंसर देने में वहाँ सक्षम रहें एग्ज़ाम हॉल में। तो यहीं पर हम आज वीडियो को रोकेंगे। मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आपको वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी है तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।